इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रकाशिक यंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें नंगी आंख से दिखाई नहीं देती हैं, उनको देखने के लिए हम किसी न किसी प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे अत्यंत छोटे जीव होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं। या बहुत दूर स्थित खगोलीय पिंड होते हैं, उनको देखने के लिए हम प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आज हम जिस प्रकाशिक यंत्र की चर्चा करेंगे उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो प्रकाशिक घटनाओं पर आधारित होता है और इसके सहयोग से अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को हम देख सकते हैं। इसकी संरचना क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस अपेक्षाकृत छोटी फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेंस के सामने हम वस्तु रखते हैं। तो जिस लेंस के सामने वस्तु रखते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसका फोकस दूरी अपेक्षाकृत कम होता है और इसका द्वारक भी छोटा होता है। दूसरा जो लेंस होता है, उस लेंस को हम अपने नेत्र की तरफ रखते हैं। जैसे ये हमारा नेत्र है और इस नेत्र की तरफ इस लेंस को रखते हैं, इसलिए इसको नेत्रिका या आई पीस कहते हैं। इसका फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से अधिक होता है और द्वारक भी बड़ा होता है। जैसे इसका द्वारक देखिए इतना बड़ा है और इसका द्वारक अपेक्षाकृत छोटा है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक दोनों छोटा होता है और नेत्रिका की फोकस दूरी एवं द्वारक दोनों अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यह लेंस जो होता है जिसका द्वारक छोटा है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ये अपेक्षाकृत पतली नलिका में, इस तरह की नलिका है, पतली नलिका में लगी होती है और नेत्रिका जिसका द्वारक बड़ा होता है, ये अपेक्षाकृत अधिक व्यास वाली नलिका में लगी होती है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कम व्यास वाले नलिका में लगी होती है और नेत्रिका लेंस अधिक व्यास वाले नलिका में लगी होती है। और ये दोनों नलिका एक व्यवस्था होती है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से इस प्रकार समायोजित होती है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी कम अथवा अधिक किया जा सके। इसको इंग्लिश में कहते हैं रैक पिनियन, रैक पिनियन एडजस्टमेंट। तो दोनों नलिका इस रैक पिनियन एडजस्टमेंट के तहत आप या फिर कह लें दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के तहत इस प्रकार होती है कि इस दोनों नलिका के सहयोग से दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम कम अथवा अधिक कर सकते हैं। ये हो गई इसकी संरचना। अब सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत तो यह है कि किसी लेंस के सामने f एवं 2f के बीच यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। पहला सिद्धांत कि यदि किसी लेंस के सामने f
एवं 2F के बीच कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये वस्तु है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने F और इधर कहीं 2F है, इसके बीच रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब ये उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। ये एक सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत, यदि कोई वस्तु किसी लेंस के सामने उसके फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये दोनों सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि यदि कोई वस्तु लेंस के सामने F एवं 2F के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरा सिद्धांत है, यदि कोई वस्तु किसी लेंस के सामने उसके फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ये दोनों सिद्धांत हैं। अगर सिद्धांत को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेंस के सामने F एवं 2F के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होता है। दूसरा सिद्धांत है कि लेंस एवं फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से बड़ा एवं आभासी बनता है। आभासी बनता है। ये दोनों सिद्धांत हो गए। रचना में इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, दूसरे को आई पीस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एवं द्वारक अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी एवं द्वारक अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा, अग्निशक लेंस एक नलिका में समायोजित होता है तथा नेत्रिका लेंस दूसरी नलिका में समायोजित होती है। दोनों नलिकाएं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था या राइट पिलियन एडजस्टमेंट के सहयोग से इस प्रकार से जुड़ी होती है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी को यथाउचित कम अथवा अधिक किया जा सके। ये हो गया हमारा रचना और ये हो गया हमारा सिद्धांत। आगे ये काम कैसे करता है, जैसे हम इस ऑब्जेक्टिव के सामने वस्तु AB को रखे हैं, जो इसके फोकस FO तथा इधर कहीं 2F होगा के बीच। इस वस्तु AB के बिंदु B से दो प्रकाश की किरण चल रही है, एक लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है जो अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से होकर के चल रही है जो सीधे निकल जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को B' पर काट रही हैं, तो B का प्रतिबिंब B' बना और वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बना, जो इस वस्तु AB के सापेक्ष उल्टा है, इस AB से बड़ा है और वास्तविक है। ये पहली व्यवस्था हो गई। आगे यही प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका के सामने पड़ जाता है और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि यह प्रतिबिंब A' B' इस नेत्रिका के फोकस FE तथा लेंस के बीच बने। अब जब ये A' B' इस लेंस के फोकस और इस लेंस के बीच है तो ऐसी स्थिति में ये A' B' नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा और इस A' B' के बिंदु B' से एक प्रकाश की किरण समानांतर चल रही है जो नेत्रिका से अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर के जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र E से होकर के चल रही है
जो सीधे निकल जाएंगी। दोनों प्रकाश की किरणें अगर देखें तो कहीं काटेंगे नहीं। इसका आशय यह है कि इस A डैश B डैश का नेत्रिका के द्वारा कोई वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर इन दोनों अपवर्तित किरणें को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये एक अपवर्तित किरण है जिसको पीछे की तरफ बढ़ा है, और दूसरी अपवर्तित किरणें ये है, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। दोनों ही अपवर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर B डबल डैश से मिल रही है। इसका आशय यह है कि इस B डैश का आभासी प्रतिबिंब B डबल डैश बना, और इस पूरे A डैश B डैश का प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बना, जो इसके सापेक्ष तो सीधा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है। और यहां से अगर हम देखें तो हमें यही A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी इस छोटी सी वस्तु AB का प्रतिबिंब बड़ा होकर के A डबल डैश B डबल डैश दिखाई देता है, और हम छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़े रूप में देख सकते हैं। ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि रही। अगर हमें इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता की बात करें तो आवर्धन क्षमता M बराबर सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटा वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। यानी आवर्धन क्षमता यदि सूक्ष्मदर्शी का निकालना है तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जो A डबल डैश B डबल डैश बन रहा, वो हमारे नेत्र पर अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा A डबल डैश B डबल डैश हमारे नेत्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, वो कोण, और बटा ये वस्तु AB हमारे नेत्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है वो कोण। उन दोनों कोणों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो अगर यहां से हम देखें तो इस नेत्र पर यह प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश जो कोण अंतरित कर रहा है उस कोण को हम लिख रहे हैं बीटा। बीटा ये इस तरह से हम देख रहे हैं, ये नेत्र है, इस तरह से देख रहे हैं, ये जो A डबल डैश B डबल डैश वस्तु है हमारे नेत्र पर बीटा कोण अंतरित कर रहा है, और वस्तु A भी हमारे नेत्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है उसको हम मान लेते हैं अल्फा। इस तरह से अगर हम वस्तु AB को देखें, इस समय प्रकाशीय केंद्र या सूक्ष्मदर्शी नहीं है तो AB हमारे नेत्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसको हम अल्फा के रूप में लिखेंगे। तो वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा हो गया, और सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा हो गया। तो क्या लिख देंगे हम, ये M इक्वल टू बीटा बटा अल्फा, M इक्वल टू बीटा बटा अल्फा। आगे यदि वस्तु अत्यंत छोटी है और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर इसके प्रतिबिंब को देखा जा रहा है तो थोड़ा बड़ा करके देखा जा रहा है, तो वस्तु और प्रतिबिंब यदि नेत्र पर अत्यंत छोटा कोण अंतरित करे, क्या लिखेंगे कि यदि वस्तु AB, सीधे लिखिए यहां पर, वस्तु AB एवं प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश नेत्र पर अत्यंत छोटा कोण अंतरित करें, तो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा लिख सकते हैं और बीटा इक्वल टू टेन बीटा लिख सकते हैं। यानी जो हम m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा लिख रहे हैं वो m इक्वल टू लिख सकते हैं टेन बीटा अपान टेन अल्फा। अतः
अतः क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ये हो गया। अब हम इस चित्र में tan बीटा का मान क्या होगा उसको देखेंगे और tan अल्फा का मान क्या होगा उसको देखेंगे, और इस फार्मूले से हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो यहां से थोड़ा हम tan बीटा इक्वल टू लिखते हैं, tan बीटा इक्वल टू, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर लंब है a डैश b डैश, आधार है UE, इस नेत्रिका से इस a डैश b डैश की दूरी, तो क्या हो जाता है a डैश b डैश अपॉन UE। और दूसरा tan अल्फा इक्वल टू, वस्तु अत्यंत छोटी है, उसे बिना सूक्ष्मदर्शी के देखना है, तो नजदीक वस्तु देखने के लिए हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। तो ये जो वस्तु है, अगर नग्न आंख से इसको देखना चाहते हैं तो इस वस्तु को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं और इसकी लंबाई ए भी है। तो ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। क्या है, ये वस्तु ए बी है, इस तरह से वस्तु ए बी है और हम बिना किसी प्रकाशीय केंद्र के इस तरह से देखना चाहते हैं, इस तरह से। तो ये इसको हम रखेंगे कहाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसको 25 सेंटीमीटर कहते हैं, वहां रखेंगे, क्योंकि अत्यंत छोटी वस्तु है, उसको नजदीक रखेंगे। नजदीक कितना रख सकते हैं, जितना कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, और इसकी लंबाई ए बी है। तो ये अगर कोण अल्फा बना रहा हो तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन डी। अब यहां से हमारा m इक्वल टू क्या बन के आएगा, m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई इंटू, या बटे कहते हैं, m इक्वल टू बटा ए बी अपॉन डी। इसको हम हल करें क्या हो जाएगा, m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई, ये हमारे यहाँ होता है। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये है हमारा ए डैश बी डैश और ये है ए बी, और ये कोण अल्फा है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस तरह से देखें तो इन दो त्रिभुज में ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में दो कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, त्रिभुज ऐसे लिखिए, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इक्वल टू बटा ए बी इक्वल टू इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज का आधार। इस त्रिभुज का आधार ये है भी ओ, इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा जहां प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की ऑब्जेक्टिव से दूरी भी ओ, क्या हो जाएगा, भी ओ अपॉन यू ओ। इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। तो इस त्रिभुज का आधार हो गया भी ओ और इस त्रिभुज का आधार होगा यू ओ। ये हो गया हमारा m इक्वल टू भी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। अगर चिन्ह को हम रखें तो क्या रखेंगे, भी ओ पॉजिटिव होगा और यू ओ निगेटिव होगा। तो क्या हो गया, m इक्वल टू चिन्ह से लिखे तो भी ओ पॉजिटिव और यू ओ निगेटिव इंटू डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो नेत्र के सामने वस्तु रखी है तो हमेशा बाएं तरफ डी होगा, तो डी का मान निगेटिव हो गया बटे यू ई, ये यू ई है इस लेंस से बाएं तरफ, इसका मान भी निगेटिव होगा। क्या हो जाता है यहां से m बराबर माइनस भी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन
यू ई, ये एक एम बन गया। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, डी होती है। तो क्या हो जाएगा, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के द्वारा ही अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, तो नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब यदि डी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा, बने तो नेत्रिका के लिए क्या होगा, V इक्वल टू माइनस डी, U इक्वल टू यू ई माइनस, और F इक्वल टू एफ ई। क्या फॉर्मूले रख दीजिए, 1/FE इक्वल टू 1/V, 1/V की जगह क्या रख देंगे, माइनस डी माइनस 1/-UE। यहां से क्या हो जाएगा, आप हल करेंगे तो 1/FE इक्वल टू 1/UE माइनस 1/D, डी से आप गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाता है, D/FE, D/FE इक्वल टू D/UE माइनस 1, या D/UE इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से D/FE प्लस 1, या 1 प्लस D/FE। इस D/UE का मान, इस D/UE का मान कहाँ रखें हम, इस यम में रखें, तो क्या हो जाता है यहां से, अब यहां से और यहां से यम का मान क्या हो जाता है, m इक्वल टू माइनस VO/UO इंटू D/UE है, तो D/UE की जगह क्या देंगे, 1 प्लस D/FE। ये हमारा हो गया आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। और दूसरा, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब लिखते हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ऐसी स्थिति में जब इस नेत्रिका के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन रहा है, तो वस्तु कहां होगी, इस नेत्रिका के फोकस पर। आप जानते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु कहां होती है, फोकस पर होती है। तो इस नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो ये A डैश B डैश कहां होगा, फोकस पर होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, बने तो वस्तु, तो नेत्रिका के लिए वस्तु, नेत्रिका के लिए वस्तु फोकस पर, फोकस FE, फोकस FE पर होगा, अर्थात UE जो लिख रहे हैं हम, ये UE अब क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये A डैश B डैश इस FE पर होगा, और FE की इस लेंथ से दूरी क्या होगी, स्मॉल FE होगी। तो U इक्वल टू क्या हो गया, FE। अब यहां से अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, M इक्वल टू माइनस VO/UO इंटू D/FE। ये एक फार्मूला ये बना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, और एक फार्मूला ये बना है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हुआ है। अब एक सवाल यहां पर बन के आता है कि इस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी।
इस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अगर आपको निकालना हो तो यहां से इस लेंस के बीच की दूरी निकालनी है। तो इस ए डैश बी डैश की इस लेंस से दूरी कितनी है? VO है, ये दूरी, ये VO है। और इसी प्रतिबिंब की इस नेत्रिका से दूरी कितनी है? UE है। तो इस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी? L इक्वल टू क्या लिखेंगे? VO प्लस UE। ये क्या हो गई? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। आगे ये तो सामान्य स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी। लेकिन अगर हम कहें कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, कहां बन रहा है? अनंत पर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये तो उतना ही रहेगा, VO ही रहेगा। और ये दूरी क्या हो जाएगी? अनंत पर प्रतिबिंब तब बनेगा जब ये FE पर होगा, या कह लें कि इस प्रतिबिंब की दूरी नेत्रिका से FE के बराबर होगी। तो ये दूरी जो हो जाएगा वो FE हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा VO, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? VO प्लस FE। तो क्या लिखेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने, तो लंबाई L इक्वल टू क्या हो जाएगी? L इक्वल टू VO प्लस FE, ये लंबाई होगी। तो एक लंबाई तो VO प्लस UE होगी और दूसरी लंबाई होगी VO प्लस FE। तो ये हमारा हो गया सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। आगे हम देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए हमारा फॉर्मूला है M इक्वल टू VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। तो यहां पर अगर UO को कम किया जाए तो M क्या होगा? बढ़ेगा। यदि हम UO को कम करते हैं तो आवर्धन क्षमता M बढ़ता है। इधर यदि FE को कम करते हैं तो आवर्धन क्षमता बढ़ता है। और UO को कम करने की बात होती है तो UO क्या है? इस वस्तु की ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी, इस दूरी को कम करते जाए। अगर यहां पर आ गया, क्योंकि ये कंडीशन ये है कि F और 2F के बीच भी वस्तु होनी चाहिए, तो अगर हम ज्यादा कम करेंगे तो ज्यादा कहां तक पहुंच जाएंगे? FO के करीब रहेंगे। इसका आशय यह है कि UO तभी छोटा हो सकता है जब FO क्या हो? छोटा हो। जितना कम फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव की होगी उतना ही आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी पर UO का मान निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी कम होगी तो UO को हम कम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी ही यहाँ हो जाए तो हम UO को यहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे तो UO क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी अगर कम होगी तो वस्तु की ऑब्जेक्टिव से दूरी कम होगी और आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, यहां से हम देखते हैं आई पीस नेत्रिका की फोकस दूरी भी कम करके हम इसके आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव एवं नेत्रिका आई पीस की फोकस दूरी को कम करके ही हम आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकस दूरी को इस प्रकार से चयनित करते हैं कि आवर्धन क्षमता अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि आवर्धन क्षमता इन्हीं दोनों लेंसों के फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो ये हमारा आज का रहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उम्मीद करते हैं कि तथ्य आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।